दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गाम गोहन में। समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है, नाम घोषित हो चुका है। हालांकि वो बहुत सारी लोकसभाएं हैं जिन पर नाम घोषित हो चुके हैं और कैराना पर नाम आया है इकरा हसन का। इकरा हसन उम्मीदवार उतर चुकी हैं मैदान में। अब ऐसे में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, अब की बार कैराना लोकसभा का कैसा समीकरण रहने वाला है। जो अभी तक के सांसद हैं प्रदीप चौधरी, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, जो 2019 के चुनाव में लगभग 1 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। अभी जहां हम बैठे हैं ये गांव सैपत है और अब की बार कैराना विधानसभा, शामली विधानसभा में उनके खिलाफ भारी नाराज़गी है। आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लोकेश सलारपुरी जी हैं और पहले भी आपने इनके बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत आपने पसंद किए। और आज बात करेंगे कैराना लोकसभा की जो हॉट सीट है और इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। पहले तो आपका स्वागत है जी गाम गोहन में। धन्यवाद बहुत बहुत अनिरुद्ध जी। किस तरीके से देखते हैं जी, जैसा इकरा हसन का नाम फाइनल हो चुका है, समाजवादी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को कि अब की बार चुनाव लड़ेंगी और वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ सकती हैं? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इकरा हसन चुनाव में फ्रेश चेहरा है, बहुत चार्मिंग चेहरा है और वेल नोन चेहरा है। फ्रेश है लेकिन वेल नोन है जी। बैकग्राउंड बहुत मजबूत है चुनाव की, तो बहुत मजबूत कैंडिडेट इकरा हसन चुनाव में रहने वाली है। ये मेरा अपना विश्लेषण है और मुझे लगता है ये विश्लेषण सही साबित होगा। अच्छा, जैसा मजबूत आप मान रहे हैं, केवल मुस्लिम वोट उनको मिल सकता है क्योंकि जयंत चौधरी लगभग बीजेपी में जा चुके हैं। अब तो ना उनको बीजेपी में कह सकते और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ कह सकते, तो बीच में है। तो जाट वोट किस तरफ डाइवर्ट हो सकता है? वो बीजेपी की तरफ जाएगा या फिर गठबंधन इंडिया की तरफ जाएगा? आप एक बात बताइए, प्रसन्न चौधरी सामने से चुनाव लड़े थे, जीते थे, कितने वोट से जीते थे? 8,000 लोगों वोटों से। इसका मतलब जाट वोट बहुत कम मिला है जी। यानी मेरा कहना मतलब था कि जाट वोट पहले बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा गया था, जबकि वो जयंत के लोकदल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे, जीत गए थे हालांकि। तो जाट वोट का बहुत ज़्यादा फर्क जयंत के जाने से पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो फर्क पड़ेगा भी तो एक दूसरा फैक्टर हम गोल कर जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से हरिंदर मलिक भी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे जी। लगभग 65,000 वोट वो लेकर के गए थे, तो वो भी तो एक समीकरण है। अगर कुछ नुकसान होगा जाट वोट का तो हरिंदर मलिक का जो वोट था, यानी कांग्रेस का वोट है, तो वो वोट इधर मिलेगा, इनको उसका लाभ मिलेगा उतना ही। अच्छा, अगर क्योंकि प्रदीप चौधरी जी को लगभग 1 लाख वोटों से जीतते थे, तो माइनस 65,000 ये उधर ही इकरा हसन की तरफ चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। अच्छा, इस क्षेत्र में काफ़ी नाराज़गी है प्रदीप चौधरी। हाँ, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ वास्तव में। मैं यहाँ कल से हूँ इस पूरे क्षेत्र में और कई गाँव में भी आसपास भी गया हूँ। तो इधर जो हिंदू गुज्जर हैं, जो कलशान चौहान बोलते हैं, उनमें बेहद नाराज़गी प्रदीप को लेकर के है। एक फैक्टर, प्रदीप के लिए चुनाव काफ़ी टफ होने वाला है। मैं ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि चुनाव आसान नहीं रहेगा। हालांकि जब मैं इसलिए कह रहा था कि गठबंधन से थी इकरा को आने का, मैं कन्फर्म था इकरा ही चुनाव में आएगी, लेकिन तब जयंत भी साथ थे। लेकिन अब जब मैं इधर देखा कि प्रदीप चौधरी के खिलाफ बेहद नाराज़गी वोटर्स के बीच में है। दूसरी बात, 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी 5 विधानसभाओं में से नकुड़ में हार के आए थे। गंगोम में भारी जीत थी, कैराना में भी जीत थी और थाना भवन से वो लगभग बराबर रहे थे जी। तो वो समीकरण इस बार और प्रचंड ही होगा क्योंकि इस बार माहौल दूसरा है। 2019 का चुनाव तो एक फिनोमिना चुनाव था, वो तो बहुत दूसरे मुद्दों पे चुनाव होता है। ये चुनाव उन मुद्दों पे है नहीं, तो बिल्कुल जमीनी मुद्दों पे चुनाव है। हिंदुत्व का पुट थोड़ा बहुत तो लोग मानते हैं, राम मंदिर का प्रभाव मानते हैं। मैं नहीं मानता कि राम मंदिरों का प्रभाव चुनाव में पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि प्रदीप चौधरी बहुत ही मुश्किल फाइट में फंसे हुए हैं, बहुत टफ फाइट में फंसे हुए हैं। क्या होगा भविष्य बताएगा, लेकिन चुनाव बहुत काटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपको लगता है इकरा हसन क्योंकि जो यहाँ पे वोटर है हिंदू गुर्जर, वो नाराज़ है, क्या वो डाइवर्ट हो जाएगा इकरा हसन की तरफ? देखो, एक चीज़ और भी होती है, एक बोलते भीतरघात गुटबाजी, तो भाजपा के अंदर है नो डाउट। और चूंकि 2 जिलों की सीट है, शामली जिला एक पड़ गया, इसकी 3 विधानसभाएं हैं, 2 विधानसभाएं सहारनपुर जिले की हैं और इधर भी कई मजबूत नेता हैं जो टिकट के दावेदार भी थे। तो हो सकता है प्रदीप को ये नुकसान हो जाए, संभावनाएं हैं कि शायद गुटबाजी का नुकसान प्रदीप चौधरी को, हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है इकरा हसन को भी हो सहारनपुर जिले में जाने के बाद, क्योंकि वहां से भी कोई दावेदार थे, हो सकता हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इकरा हसन को ज्यादा नुकसान हो। चौधरी परिवार दावेदार था, चौधरी परिवार दावेदार था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि गुटबाजी में आगे कोई नुकसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी का नुकसान दोनों को ही होगा,
थोड़ा बहुत हो सकता है। इधर तो बात ये चली हुई है, मैं कई गांव में घुमा हूँ, जो बड़े बड़े गांव हैं, कंडेला, भूरा और जी तितरवाड़ा और जी जसाला, पंजोगरा, ऊंचा गांव, मैं कई गांवों में घुमा हूँ। इनका कहना है अगर मनीष चौहान का टिकट नहीं होता है तो ज़्यादातर वोट इकरा हसन की तरफ जाएगा। बिल्कुल संभावना, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। जो प्रदीप से पूरी तरह नाराज़ है, मुझे मतलब कि मुझे इतनी नाराज़गी यही तो था, हमारे क्षेत्र में भी है, लेकिन इतनी नाराज़गी यहाँ नजर आएगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ जो कट्टर भाजपा वोटर थे वो लोगों की भाषा बिल्कुल दूसरी तरफ मुड़ी हुई है आज। प्रदीप को वोट देना ही नहीं, इस तरह के लोगों के व्यूज़ थे, ऐसी बातें थी ज़बरदस्त। मुझे तो, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि प्रदीप के खिलाफ इतनी नाराज़गी आखिर क्यों है। हम सोच रहे शायद हमारे क्षेत्र में चलो भी लोकल है, नाराज़गी हो जाती है, कई बार मिट भी जाएंगे, लेकिन यहाँ नाराज़गी मुझे ज़्यादा नज़र आई। दूसरी बात, चूँकि ये यहाँ का समीकरण बड़े अजीब से है शुरू से ही, तो मुझे लगता है प्रदीप को थोड़ी मुश्किल ज़रूर आएंगी। एक चीज़ और मैंने देखी है कि प्रदीप चौधरी का और मृगांका सिंह एक जगह है, वो चाहते हैं कि किसी का भी टिकट हो तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन अगर क्योंकि शामली विधानसभा पे प्रसन्न चौधरी जीत कर विधानसभा पहुंचे, लेकिन तेजेंद्र निर्वाल हार गए थे, और उसमें कुछ लोगों का कहना ये था कि यहाँ के क्षेत्रीय नेता नहीं चाहते कि कोई दूसरा पन पे, इसलिए वो हो सकता है प्रदीप चौधरी के साथ भी न जाएं खुलकर। पूरी संभावना इस बात की हो सकती है, ऐसा हो सकता है, और राजनीति में ऐसा अक्सर होता भी है, बहुत जगह होता है इस तरह से गुटबाजी की वजह से चुनाव कई बार जीते मजबूत कैंडिडेट चुनाव हार जाते हैं। तो भाजपा को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी गुटबाजी सामने ना आए, नहीं तो शायद उनके कैंडिडेट के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैं गंगो में बहुत सारे लोगों से कॉल पे बात की, मैं कल भी गंगो गया था, वहाँ से जो विधायक हैं किरत सिंह, वो भी चाहते हैं कि मैं भी किसी न किसी तरीके से विधानसभा की बजाय लोकसभा पहुँच जाऊँ, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो भी उनको हरवाने में अंदर खाने कुछ करें। देखो, लगती है ऐसी उम्मीद। मैंने कहा ना, राजनीति तो बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ कोई, अभी मैं कल परसों एक उनका मोनू चौधरी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। तो सच है, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। तो हो सकता है भाई इस तरह की गुटबाजी, मैंने गुटबाजी पहले ही कह दी, इस तरह के विरोध, अंतर विरोध राजनीति में चलते हैं, और ये चीज़ें इकरा के सामने भी आएंगी, ऐसा तो नहीं आएंगी, वहाँ भी है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सबको पता है कि काजी परिवार से 36 का आंकड़ा रहा है हसन परिवार का। तो वहाँ काजी परिवार कांग्रेस में है, कांग्रेस गठबंधन में मौजूद है। अब देखते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि शायद काजी परिवार की तरफ से इस बार इकरा का विरोध नहीं किया जाएगा। नहीं, तो मैं देख रहा हूँ, कहीं कल भी मैंने वीडियो देखा इंस्टाग्राम पर, दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, काजी नाहिद हसन भी और मसूद साहब के शायद पोते थे वो भी। कई सारी वजह है इस बात की, चूँकि उधर इमरान का कांग्रेस से टिकट है तो कुछ है, तो मुझे लगता नहीं कि काजी परिवार, तो शायद विरोध की उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती कि एक राशन को लेकर कोई विरोध उनकी तरफ से आएगा या कोई भीतर घात करेंगे, लेकिन भाजपा के सामने कुछ चुनौतियाँ जरूर इस किस्म की आने वाली हैं। अच्छा, मनीष चौहान कहते हैं कि मैंने पहले इकरा हसन को एक छोटा सा चुनाव हरा दिया था और अब वो क्या चुनाव लड़ेंगे। अब इकरा हसन कहती है ये इकरा वो पहले वाली इकरा नहीं है, अब इकरा बदल चुकी है, इकरा को लोग जानने लगे हैं। देखिए, इस चीज़ पे मेरा कमेंट करना उचित नहीं है, तो लोकल छोटी मोटी राजनीति है, चलते रहे, सब लोग बयान देते हैं इस बात के, लेकिन मनीष समझदार सुलझा हुआ पॉलिटिशियन है, ये तो है, युवा है और बड़ा एनर्जीफुल भी है, तो इस तरह की हरकत का मुझे नहीं लगता कि कोई इकरा इनको नुकसान देंगे, ऐसी बात करेंगे। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, सामने तो कम से कम नहीं है, ऐसा कुछ है। अच्छा, अगर जयंत चौधरी वापस, क्योंकि कई 2-3 दिन से खबर ये चल गई है कि अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वापस अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो और मजबूत हो सकता है चुनाव? लगभग 1 महीना पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था गठबंधन को लेकर, मैंने आपको एक बात कही थी कि गठबंधन लगभग तय सभी का है, लेकिन अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं जब तक चुनाव आचार संहिता डिक्लेयर नहीं होगी। अभी पहले खुले, जैसे कांग्रेस का सपा का तुरंत हुआ, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का तुरंत हो गया, शायद कुछ किसान मूवमेंट से इसको बल मिला है, कुछ इनके हौसले बुलंद हुए किसान मूवमेंट के बाद। और भाजपा फिलहाल मुझे बौखलाई नज़र तो आती है, जिस तरह की बौखलाहट है, किसानों पर हमला, किसान मूवमेंट शुरू हो गया, अभी मलिक साहब के छापे लगे हैं, ये बहुत नुकसान देगा, ये बहुत डैमेजिंग होगा। सतपाल मलिक जी के ऊपर छापे नहीं लगने चाहिए थे, ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन एक गैर जरूरी कदम उठा लेगा, उसका नुकसान भी होगा। तो अब आप देखिए कि गठबंधन धीरे धीरे दोबारा फिर आकार लेता नजर आया। आप जयंत की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद नीतीश भी वापस आ सकते हैं, पूरी संभावनाएं मौजूद है कि चुनाव डिक्लेयर होते होते नीतीश कुमार वापस गठबंधन में आ सकते हैं। जयंत चौधरी की तरफ से कुछ ऐसे इशारे निसंदेह मिले हैं कि शायद वो दोबारा गठबंधन में आए, हो सकता है जाटों का, किसानों की वजह से उनके ऊपर प्रेशर हो, दबाव में वो हैं। अच्छा, आपने देखा होगा लोकसभा जब उपचुनाव हुआ तो जयंत चौधरी घर घर घूमे थे, फिर खतौली में उपचुनाव हुआ, जयंत चौधरी वहाँ भी घर घर घूमे थे, और जहाँ भी इस तरह चुनाव हुए हैं जहाँ जयंत चौधरी घर घर घूमे हैं वो सीट जीते हैं वो।
क्योंकि गठजोड़ इस तरह का हो जाता है, पहला जाट, दूसरा गुर्जर, तीसरा मुस्लिम। और खतौली में तो त्यागी भी मिले, जी। हालांकि इस पे इतना त्यागी नहीं है, इस सीट पे थोड़ा बहुत होगा। तो क्या ये जो गठजोड़ है गुज्जर, जाट और मुस्लिम, इसकी वजह से अगर जयंत चौधरी आकर कैराना में थोड़ा भी वर्क करते हैं तो फिर तो बाजी मार जाएंगी इकरासन? नहीं, वो अभी चूंकि गठबंधन में नहीं है तो इस बारे में सवाल पूछना, जवाब देना ही गलत है। अगर वो अगर आते हैं तो, अगर आते हैं तो हाँ, विकरासन बहुत ज़्यादा मजबूत, फिर तो उनका हारना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर जयंत चौधरी गठबंधन में आते हैं तो एक चीज फैक्टर और हम ध्यान नहीं देने, राजपूतों की एक पंचायत हुई, उन्होंने कहा कि मैं गुजरों से सीट छीननी है। इसका दो तरफा प्रभाव होगा। एक कि इस बयान के बाद में गुज्जर एक जगह इकट्ठे कंसोलिडेट भी हो सकते हैं और वो अपने प्रत्याशी के पीछे लामबंद भी हो सकते हैं। लेकिन ये तय है कि राजपूत उधर विरोध में तो हैं, और चूंकि वहाँ राणा जी थे थाना भवन सीट पे, अब उनका क्या रवैया रहेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो संकेत यही है, अंदर खाने के संकेत जो है कि शायद वो भी विरोधी अंदर खाने गुटबाजी में शायद कर भी सकते हैं, उनके समर्थक कर सकते हैं। नेता तो कभी खुद नहीं करते, समर्थक कर जाते हैं। क्योंकि जब समर्थकों के पास अपने नेता के लिए कुछ नजर नहीं आता है, कहीं लाइन में नहीं है, तो समर्थक फ्री हो जाता है, फिर वो अपनी सोच, अपने विचार, अपने सब चीज़ों के आधार पर वोट डालने, विरोध भी करते, कई बार समर्थन भी कर जाते हैं। तो ये फैक्टर भी शायद भाजपा के सामने का रहेगा। अच्छा नाहिद, पहले जब 2022 का चुनाव विकरासन ही समझ ली थी, भले ही उनका नाम हो, उनके भाई का नाम हो, वो जेल में थे, उसके बाद विकरासन ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और चुनाव जीत गई। अब नाहिद हसन भी बाहर हैं जी, अब तो दुगनी ताकत से लड़ेंगे। तो क्योंकि पहले एक ताकत थी, अब दो ताकत हो गई, क्या लगता है आपको दूसरी ताकत से जो हिंदू गुर्जर का वोट है वो नाहिद हसन अपनी तरफ खींच पाएंगे? नहीं, मैं इसकी ज़्यादा मैं संभावना मुझे नज़र नहीं आती। हुआ ये था कि चूंकि नाहिद हसन जेल में थे, एक सहानुभूति मुस्लिम गुर्जर समाज में उनके लिए थी, उनको दबंग एक मजबूत नेता मानते थे। ऊपर से उनकी बहन जो नई राजनीति में आई थी, उन्होंने उसका एक भावनात्मक दोहन वोटर्स का किया, तो उनकी राह आसान हुई थी। लेकिन इस बार अगर वो बाहर है चुनाव में तो इतना बड़ा फैक्टर, वो पहले जो परिवार का फैक्टर है वो है, जो परिवार मजबूत है वो है, लेकिन उनके बाहर होने से कुछ एक्स्ट्रा लाभ होगा ऐसा नज़र नहीं आता। जो लाभ मिलना वो मिलेगा, लेकिन बाहर होने से कुछ अतिरिक्त लाभ की संभावना नज़र मुझे नहीं आती। अब तो हसन परिवार भी तो लगभग एक हो चुका है, कंवर हसन ने भी सर पे हाथ रख दिया है, इसका लाभ मिल सकता है। अनवर हसन ने भी सर पे हाथ रख दिया है। मैंने पहले कहा कि जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उनका लाभ उनको जरूर मिलेगा, लेकिन इस बात का केवल इसलिए कि चुनाव मजबूत है कि अब नाहिद बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। नाहिद जब अंदर थे तब भी वो अंदर थे, इसलिए मजबूत थे, एक सहानुभूति थी, और विकरासन ने उस चीज़ को जनता के सामने रखा बार बार, तो इसी वजह से चुनाव जीत गए थे। इस बार ऐसा नहीं है, नाहिद खुद बाहर है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है, क्योंकि कांग्रेस का और समाजवादी का गठबंधन है, और जो हरिंदर मलिक जी 65,000 वोट लेकर गए थे, तो क्या जो कांग्रेस वोट है वो एक तरफा हो जाएगा? क्योंकि पिछली बार से अब तक काफ़ी चीज़ें बदली हैं। एक चीज़ का फ़र्क पड़ेगा इस बार क्या हुआ कि पिछली बार क्या था, मुस्लिम गुजर पे ही इकरासन डिपेंड करती है, हसन परिवार के बारे में मुस्लिम गुजर में है, आम मुसलमान थोड़ा दूर हटता था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मुस्लिम का सारा वोट, जो चाहे मुस्लिम गुज्जर तो है ही बहुत ज़्यादा सीट के ऊपर, लेकिन जो दूसरा मुसलमान है, गैर गुज्जर मुसलमान है, वो भी पूरा वोट देगा कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस की छवि बड़ी ठीक ठाक है, मजबूत स्थिति में, अंडर करंट है, दिख नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस का लाभ ज़बरदस्त मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, जो मुस्लिम है वो ये चाहता है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराना है हमें, तो बिल्कुल इकरासन के साथ जाएगा। बिल्कुल जाएगा। इकरासन से कोई नाराज़गी भी नहीं है, चूँकि इकरासन एक फ्रेश चेहरा, मैंने शुरू में आपको कहा था, कोई राजनीतिक उनकी प्रतिद्वंद्विता नहीं है, किसी को नाराज़गी नहीं है। हसन परिवार की रही होगी, जिससे रही होगी अलग चीज़, हालांकि कम रही है उनकी, तो इकरासन तो बिल्कुल फ्रेश चेहरा है, उनसे किसी को नाराज़गी, कोई व्यक्तिगत ऐसा कुछ है ही नहीं। तो किस आधार पर कोई उनका विरोध करेगा? तो जो वोटर है वो वोट देगा, खूब बढ़िया उनको वोट मिलेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो पूरा मुस्लिम एक तरफा हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर, आप एक चीज़ और देखें, हम बसपा को थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज की तारीख में बसपा के पास 5 या 6% वोट से ज़्यादा वोट बसपा के पास नहीं है, वो भी जाटो वोट है। लेकिन मायावती की जो रिवायत है चुनाव की, वो बहुत महीनों पहले किसी भी सीट पर जहाँ चुनाव लड़ना होता है, जहाँ उनका इंटरफेयर होना होता है, वहाँ अपना प्रभारी डिक्लेयर करती हैं, जैसा सहारनपुर सीट में माजिद अली को उन्होंने किया हुआ था। कैराना सीट पर उन्होंने कोई प्रभारी नियुक्त नहीं किया, तो इसके अर्थ ये भी आप निकाल सकते हैं कि कैराना सीट को मायावती ने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, यानी उनके वोटर्स के पास फ्री स्थिति है, वो किधर जाते हैं। और अगर जैसी कि संभावनाएं, मेरा मानना है कि शायद मायावती अंततः गठबंधन के साथ जाएंगी। अगर वो गठबंधन के साथ आते हैं फिर तो गुंजाइश बचती नहीं किसी के लिए। लेकिन इसमें आपको क्या करना नजर आते हैं? ना तो मुझे तो 2 ही लोग नज़र आते हैं, खासकर राहुल गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी, जो फील्ड में आकर काम करते हैं। बाकी सब घर क्यों बैठ गए हैं? कोई डर है? ईडी का डर है, सीबीआई का डर है? घर कौन बैठा है?
भाई अखिलेश हैं जो इतने बड़े पर्दे से पार्टी संभाल रहे हैं, वो हर घर तो नहीं जा सकते, वो भी कर रहे हैं। हालांकि उनको सड़क पे होना, किसी न कुछ यात्रा वगैरह में सड़क पे होना चाहिए था, जितनी मेहनत फील्ड पे करनी चाहिए थी जो उन्होंने 2012 के चुनाव में की थी जब सीएम बने थे, वो मेहनत तो खैर उनकी नज़र मुझे आती नहीं है। तो साफ है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। वो आदमी, अकेला आदमी सड़क पे है। और चूंकि मीडिया में बाइकाट एक तरह से उन खबरें नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो निकलते हैं वहाँ भीड़ पागलों की तरह नजर आती है उनके आसपास। नहीं, मैंने देखा है, मैंने काफ़ी कवर किया है भारत जोड़ो यात्रा को। अब वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो उधर तो जाना नहीं हुआ, लेकिन मैंने आप भीड़ देखी है यहीं से पासी कैराना से होते जब वो निकले, ऊंचा गांव से होते हुए निकले कि उनका पड़ाव था ऊंचा गांव में, पहले बड़ौत में था, फिर ऊंचा गांव में आया, और फिर जब वो जमुना के रास्ते हरियाणा में घुसे इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि पूरे कैराना में पैर रखने की जगह नहीं। और इस बार बहुत अग्रेसिव भी है राहुल गांधी, अपने स्वभाव के विपरीत बेहद अग्रेसिव अंदाज में इस बार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो वहाँ जनता को अपने बीच में बुलाते हैं, उनसे सीधे सवाल, बड़े सीधे सवाल, जो जिस तरह के सवाल पूछने के आमतौर पर विपक्ष हिम्मत नहीं करता, वो सीधे वो सवाल पूछ रहे हैं। वो वोट किसी से नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये साबित करना चाह रहे हैं जनता के बीच में कि आपके साथ खेल एक्चुअल में हो क्या रहा है। उनका सीधा एजेंडा ये है। उसको वोट में तब्दील करने का काम फिर संगठन का है। हालांकि कांग्रेस संगठन के मामले में बहुत कमजोर है, बेहद कमजोर है। अगर संगठन होता तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में होती। इस बार सबसे मजबूत कंडीशन में चुनाव के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, चूँकि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन खाली दिल्ली के लिए नहीं हुआ है, गुजरात के लिए भी और कुछ स्टेट्स के लिए भी हुआ है। तो इस बार इस चुनाव के बाद में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरने वाली है। एक व्यक्तिगत तौर पे चंद्रशेखर रावण एक बहुत अच्छे लीडर बनकर उभरने वाले हैं जो चुनाव संसद में इस बार पहुंचेंगे। तो इन दो की तो मुझे संभावना बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन कांग्रेस ही पिछली बार के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तो पहले कांग्रेस से ही लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम रहते कांग्रेस में और काम दूसरों के लिए करते हैं। देखो, मैंने कहीं कहा भी था कि अगर राहुल गांधी संजय गांधी होते या राहुल गांधी बहुत अग्रेसिव आम पॉलिटिशियन की तरह काम करते, तो राहुल गांधी को बहुत पहले कांग्रेस तोड़कर अपनी नई कांग्रेस बना लेनी चाहिए थी। जैसे इंदिरा गांधी ने 2 बार किया था, 2 बार उन्होंने कांग्रेस तोड़ी थी, अपनी कांग्रेस बनाई थी। वो जो जुझारू संघर्षी लीडर थी वो कर गई थी। राहुल गांधी भले व्यक्ति हैं, थोड़े से राजनीति की बहुत ज़्यादा वो छल कपट नहीं करते, और उनकी लड़ाई निसंदेह 2019 के चुनाव के बाद से लगातार अपने कांग्रेस संगठन से ज़्यादा है। भाजपा से जितनी है वो तो सबको पता है। एकमात्र नेता है जो सीधे, अगर कोई मोदी पे सीधे अटैक कर रहा है शुरू से, राहुल गांधी कर रहे हैं, ये भी सबको पता है। अब उनकी जो संगठन का मैटर है उसमें उन्होंने फिर रास्ता दूसरा निकाला है कि जो जा रहा जाने दो, कुछ ऐसा कर दे वो ऐसे लोग खुद ही बाहर चले, जैसा अभी कमलनाथ बाहर जा रहे, ना इधर करे ना उधर करे। फिलहाल जयंत के साथ भी लगभग यही स्थिति है। ये स्थिति अलग नीतीश कुमार के साथ भी, जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट से शायद बिहार में कुछ ऐसा ही है, जो डील करके वो गए तो शायद डील पूरी नहीं होते, हो सकता है वापस वो भी आ जाए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के जितने संघी टाइप के तत्व कांग्रेस में थे जिनसे कांग्रेस का नुकसान हुआ है, हम इन्हें आमतौर पे ओल्ड गार्ड्स बोलते हैं कांग्रेस में उसको। ये पुराने अपनी पारी खेल चुके, कांग्रेस से बहुत कुछ ले चुके, दिया कम होगा लिया बहुत ज़्यादा है, सुविधा भोगी है कि जाना आना है नहीं, सड़क पे कि जो जाना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, वो लोग कांग्रेस पे कब्जा किए बैठे हैं। जब तक इन लोगों का कांग्रेस के ऊपर कब्जा रहेगा तब तक कांग्रेस मुख्य धारा की बड़ी पार्टी नहीं बनकर उभर सकती। बहुत ज़्यादा सीट की उनसे उम्मीद इसलिए करना मुश्किल है। हाँ, जिस दिन ये कायाकल्प हो जाएगा, मुझे लगता है 24 के बाद होगा, ये 24 के बाद होगा कि कांग्रेस बिल्कुल नई कांग्रेस बनकर उभरेगी। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी उसी दिशा में लगे हुए, तब देखते हैं क्या होता है। नहीं, मैं देखता हूँ कि अकेले देश में एक व्यक्ति है जो महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, जो जनता के मुद्दों पर बात, जनता के मुद्दों पे बात हो रही है। जनता के मुद्दों पर बात फिलहाल तो कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जनता के मुद्दों पर बात वो कर रहा है, संगठन साथ नहीं दे रहा है, सच है, लेकिन मुद्दों बात कर रहा है। और अगर ये मीडिया फ्री होती तो वास्तव में उसका जलवा होता है। आज में तो मीडिया कंट्रोल है सारी की सारी, सबको पता है। मीडिया पर तो सिर्फ एक ही बात मैं देखता हूँ, बहुत सारे चैनलों को मैंने जब उनका थंबनेल देखा, हिंदू मंदिर, राम की मस्जिद हटाओ, मंदिर बचाओ, तीसरा फिर वही यहाँ से ये आ गया, टोपी लगाओ, तिलक हटाओ, सारी जगह क्या कारण है कि हर चैनल पे एक ही चीज़ चलती है और ज़्यादातर कुछ ही एंकर स्पेशल है, वो केवल बात ही करेंगे। एक भाई साहब है, वो उनके हाथ में कलम रहती है और डॉट से लिखते रहते हैं, महंगाई देखे सिलेंडर। इसके पीछे कुछ जो मुख्य कारण है उनको समझने की कोशिश कीजिए। एक चैनल जो बाई ईयर चैनल चलता है, उस चैनल के बहुत सारे खर्च होते हैं। कुछ तो बड़े संस्थान हैं पुराने, टाइम्स ऑफ इंडिया है, आज तक है, कुछ तो बड़े संस्थान हैं, वो तो अवेयर कर लेते हैं। लेकिन जो नए जो रिपोर्टर ने चैनल बनाया, पहले किसी चैनल में एंकरिंग की, पैसा कमा, फिर चैनल खड़ा कर लिया, तो जब आप उसकी फंडिंग पे जाएंगे, वो 200-400 करोड़ लगाने का फंडिंग आई कहाँ से?
तब आपको पता लगा पीछे कोई ना कोई उद्योगपति खड़ा है उसके। अब खर्च रेगुलर एक चैनल चलाने के जितना खर्च होता है वो खर्च कहाँ से लाएंगे? विज्ञापन से लाएंगे। विज्ञापन कौन देगा? उद्योगपति देगा। मैं आप तो विज्ञापन देंगे नहीं, या तो सरकारें दे रही हैं या उद्योगपति दे रहे हैं। उद्योगपति सारे किसके हैं? वही दे रहे हैं जो सरकार के समर्थक हैं आज की तारीख में। तो उनको तो जब पैसा चाहिए चैनल चलाना है तो वो तो वही करेंगे जो सरकार चाहती है। ये गलत स्थिति है और इसकी वजह से लोकतंत्र पर खतरा है। लोकतंत्र के आमतौर पर कहते हैं कि 4 स्तंभ होते हैं, मैं कहता हूँ लोकतंत्र के 5 स्तंभ है। 5वां स्तंभ होती है जनता। तो इस जो ये पूरा सिस्टम है न्यूज़ का इसका, इससे जनता करप्ट हो जाती है। जनता के पास सही सूचनाएं नहीं पहुंचती। जब जनता के पास सूचनाएं नहीं पहुंचेगी तो जनता किस बात पर लड़ेगी? जनता को तो हरा हरा दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, लगातार बम्बारमेंट आपके ऊपर, हमने ये कर दिया, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई, देश में डंका बज रहा है। लगातार आप जब एक चैनल खोलेंगे, दूसरा खोलेंगे, तीसरा खोलेंगे, चौथा खोलेंगे, प्रिंट मीडिया देखेंगे और फिर इनका वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है भाजपा का, वो आप लगातार आपके दिमाग में एक ही बात जाएगा, सब बढ़िया, फील गुड, वेरी गुड, इंडिया शाइनिंग। तो आदमी क्या करेगा? उसके दिमाग में भाई सब सही है यार, हर कह रहा है, हर आदमी कह रहा है सही होगा, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, मोदी वाह वाह, मोदी जी बल्ले बल्ले। तो ये मीडिया का रोल गलत रोल है। अगर मीडिया फ्री हो तो बहुत कुछ बदल, 1 महीने के अंदर सीनियरिटी नहीं हो सकता अगर मीडिया बदल जाए तो। जी जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और हम लगातार क्षेत्र में जाकर ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि अब की बार जनता का मूड क्या है। जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे हम जान ही रहे हैं और भी कोशिश की जाएगी। जो क्षेत्र के तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है हम उनसे जाकर बात करें, वो समाज में और क्या लाना चाहते हैं। जो विद्यार्थियों के मुद्दे हैं, क्योंकि अभी पेपर लीक का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, और गन्ने की पेमेंट का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, किसानों का हो रहा प्रोटेस्ट का मुद्दा है, और भी बहुत स्वामीनाथन की रिपोर्ट है। उन सब पर जाकर जानने की एक कोशिश करेंगे कि अब की बार होने क्या वाला है। दरअसल कुछ लोगों की मैंने कमेंट पढ़ी और अजीबोगरीब कमेंट होते हैं कि अगर एमएसपी लागू हो गई तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी, अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी। तो किसान को किस तरफ जाना चाहिए, ये किसान को अवश्य सोचना चाहिए। अनिरुद्ध जी, आपकी बात बीच में रोक के मैं एक बात कहता हूँ जी। मैं बल्कि जितने व्यापारी बंधु हैं हमारे जो कस्बे में व्यापार करते हैं उनको एक अपील करना चाहता हूँ, उनको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ जी। हमारा एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी बनिए के पास 1 करोड़ रुपया भी होगा तो उसकी बीवी तक को खबर नहीं उसके पास 1 करोड़ रुपया है। और जायज़ बात, जितनी व्यापारी वर्ग इनके पास अगर पैसा होता है तो बैंक में जाता है या उनके अपने उसमें किसी चीज़ में जाता है। लेकिन अगर किसी गुज्जर के पास, किसी सैनिक के पास, किसी जाट के पास अगर 1 लाख रुपया भी होगा तो 24 घंटे पूरे गांव को पता होगा कि इसके पास 1 लाख रुपया आया है। एक बात, जब उसके पास पैसा आता है सबसे पहले कहाँ जाता है? सीधे बाजार में जाता है पैसा लेकर खर्च करने के लिए। एक उद्योगपति, पूंजीपति पैसा बाजार में खर्च नहीं करता, लेकिन एक जो हमारे आपके लेवल के आदमी पैसा आते सबसे ज़रूरतें पूरी करेगा, यानी बाजार में पैसा लेके जाएगा। जब बाजार में पैसा लेके जाएगा तो अर्थव्यवस्था में शामिल होगा पैसा, वो किसको लाभ होगा? इन व्यापारियों को तो लाभ होगा। कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई मोबाइल खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई चश्मा खरीदेगा, कोई किराना का सामान खरीदेगा, तो पैसा कहाँ? उनके पास जाएगा। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो इनका व्यापार चौपट होगा कि नहीं होगा, कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चूँकि जो अगर मेरा कस्बा गंगो है, गंगो के जितने व्यापारी जो बड़े लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं वो खरीदारी सहारनपुर जाके करते हैं, लेकिन गंगो के आसपास का इतना देहात है वो खरीदारी गंगो में करता है। तो यानी देहात में अगर पैसा होगा तो इनका व्यापार बढ़ेगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एमएसपी अगर आएगी, आज पंजाब के किसान बैठे, अगर एमएसपी लागू होते तो खाली पंजाब वालों को तो मिलेगी नहीं, गंगो वालों को भी तो मिलेगी ना। बिल्कुल, वो सैपत के को मिलेगी, खेड़ा मालीपुर के किसान को मिलेगी, सलारपुर के किसान को भी मिलेगी। जब उस किसान के पास पैसा आएगा तो पैसा लेके बाजार में ही खर्च करने जाएगा। तो मैं इन सभी व्यापारी बंधुओं से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि कृपया अगर आप इस किसान मूवमेंट का समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध मत करो। ये अंततः ये पूरा मूवमेंट अगर उनको एमएसपी मिलती है उसका लाभ सबसे बड़ा मिलेगा तो व्यापारियों को मिलेगा। जी जी जी। तो हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए गांव गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।